आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है उदयपुर, और इसी उदयपुर का एक थाना पड़ता है प्रतापनगर। प्रतापनगर का ही एक इलाका पड़ता है उदय सागर झील। बात कर रहा हूँ मैं 17 नवंबर 2020 की। इसी उदय सागर झील में एक गोनी पानी में तैर रही थी। जब कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ती है तो लोगों को कुछ अटपटा सा लगता है। तुरंत उसकी खबर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे दे देते हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और इस गोनी को पानी से बाहर निकालती है। पुलिस जब बाहर निकालती है तो उसमें से एक व्यक्ति का लाश निकलता है। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चलता है कि उस व्यक्ति की गला दबा करके हत्या की गई है। पुलिस उसकी पहचान करने के लिए बहुत लोगों से पूछती है, लेकिन कोई भी इंसान उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस उस व्यक्ति की डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा देती है और फिर अपने साथ साथ खबरियों को काम पर लगा देती है। देखते ही देखते लगभग एक सप्ताह बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति की कोई भी शिनाख्त नहीं कर पाता है। आखिरकार एक सप्ताह बाद पुलिस उस व्यक्ति की अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद में पुलिस अपने तरीके से छानबीन करते हैं। पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है। देखते ही देखते लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति का कहीं पर कोई पहचान नहीं हो पाता है। तभी 4 महीने के बाद एक खबरी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वाले को एक खबर देता है। खबरी कहता है कि साहब, इलाके में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पंचायत दर पंचायत इधर उधर घूम रहे हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ना ही उस व्यक्ति की कोई प्रमाण है, ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट है। जैसे ही खबरी इस तरह की खबर पुलिस वालों को बताते हैं तो खबरी के तहरीर पे पुलिस वाले गांव से जाकर के उन दोनों व्यक्ति को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस उन दोनों से पूछना शुरू करते हैं कि तुम दोनों जिस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हो उसका नाम क्या है और उसकी पहचान क्या है। पुलिस जब एक पर एक कई सवाल पूछती है तो आखिरकार पुलिस वालों को देख करके दोनों लोग डर जाते हैं और उल्टा सीधा जवाब देने लगते हैं। तो पुलिस वाले का जो शक था उनके ऊपर चला जाता है। पुलिस अब इन दोनों के ऊपर सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही शक्ति दिखाती है, आखिरकार दोनों अपनी सच्चाई को सचमुच कबूल ही कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब, आज से ठीक 4 महीने पहले हमने एक व्यक्ति की हत्या की थी जिसका नाम है उत्तम दास, जो आसाम का रहने वाला था। लेकिन उसकी हत्या हम दोनों ही नहीं बल्कि 4 लोगों ने मिलकर किया और हम चारों लोगों को सुपारी दिया गया था। पुलिस जब उन लोगों से पूछताछ करती है कि सुपारी देने वाला कौन था, तो इस पे दोनों जवाब देते हैं कि साहब, सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तम दास का एक बड़ा भाई तपन दास था। पुलिस तुरंत ही तपन दास की मोबाइल नंबर लेती है और तपन को अपने कस्टडी में लेने के लिए एक टीम बनाती है और उस टीम को लेकर के गुवाहाटी पहुंच जाती है और फिर गुवाहाटी के स्थानीय पुलिस की मदद से तपन के घर पे पहुंचती है और फिर तपन से उसके छोटे भाई उत्तम दास से पूछना शुरू करती है। तो तपन कहता है कि मेरे भाई की आज से लगभग 4 महीना पहले कोरोना की वजह से मौत हो चुकी थी। पुलिस जब तपन से उसके सारे साथियों के बारे में बताती है तो तब तपन को लगता है कि शायद सारा राज खुल चुका है, इसलिए तपन भी अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन जैसे ही तपन अपनी सच्चाई को कबूल करता है, तपन के ही तहरीर पे पुलिस उत्तम की पत्नी रूपा को भी अपने कस्टडी में लेती है और दोनों को लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर पुलिस रूपा से पूछताछ जारी रखती है। रूपा बताती है कि साल 2014 में उसकी शादी उत्तम से हुई थी। उत्तम रूपा से लव मैरिज करता है। उत्तम जब रूपा से शादी कर अपने घर पे लेके आता है, अपने पत्नी के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। उत्तम अपने ही इलाके में एक रोजगार भी ले लेता है। लेकिन उत्तम जब रूपा से शादी करता है उस वक्त उत्तम के बड़े भाई तपन की शादी नहीं हुई थी। लेकिन रूपा जब उत्तम से शादी कर अपने ससुराल पहुंचती है तब रूपा को एहसास होता है कि दरअसल उसके शरीर का भूख अकेले उसका पति नहीं मिटा सकता है। इसीलिए रूपा अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अगल बगल झांकना शुरू करती है। तभी उसकी नज़र अपने जेठ तपन पे जाती है। तपन जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास, लेकिन वो अपने छोटे भाई से काफ़ी अच्छा दिख रहा था और शरीर से भी मजबूत था। रूपा की नज़र जब तपन पे जाती है तो वह अजीब निगाहों से उसकी तरफ देखना शुरू करती है। एक दिन जब रूपा के घर पे कोई नहीं था, तपन पीछे से जाता है और रूपा को अपने बाहों में पकड़ लेता है। उस वक्त रूपा भी कोई आवाज़ नहीं उठाती है, ना ही कोई विरोध करती है, क्योंकि उसको वही चीज़ चाहिए था
जो उस वक्त वहाँ पे हो रहा था। और वहीं पे उसी वक्त उन दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है और फिर वहाँ से एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब ये सिलसिला लगातार का हो जाता है। बार बार वो मौका निकाल करके और तपन से मुलाकात करती है और अपने ही घर में अपने जेठ से संबंध बनाना शुरू करती है। देखते देखते लगभग साल बीत जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला जोरों पे चल ही रहा था। तपन जो कि राजस्थान के उदयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, अक्सर जब छुट्टी ले करके जब घर जाता है मौका निकाल करके अपने बहू पूजा से मुलाकात करता है और फिर दोनों के अपने ही घर में संबंध बन जाते हैं। देखते ही देखते 2020 आता है और 2020 में कोरोना की बीमारी आ जाती है। जैसे ही यह महामारी पूरी दुनिया में छाई थी, पूरे काम धंधा तो बंद हो जाते हैं और सरकार के आदेश पे हर व्यक्ति अपने घर में ही रहता है और घर से बाहर नहीं जाता है। उस वक्त तपन भी अपने गांव अपने घर पर पहुंच जाता है और अपने घर में अंदर चला जाता है। जब घर में पैक हो जाते हैं सब लोग तो चाह कर भी घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब अपने घर में ही रहना शुरू करते हैं इसलिए रूपा को मौका नहीं मिल पाता है और अपने आशिक अपने जेठ तपन से मुलाकात नहीं कर पाती। जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं रूपा बेचैन हो जाती है। एक दिन रूपा तपन से मुलाकात करती है और कहती है कि मेरे पास एक सुझाव है। दरअसल मेरे पति को रहते हुए हम दोनों का कभी भी संबंध नहीं बन सकता है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते और मेरे पति के नाम पे एक LIC का बीमा है। क्यों ना तुम एक काम करो, मेरे पति को इस रास्ते से ही हटा दो और ये जो पैसा है बीमा का ये हम लोगों को मिल जाएगा और हम लोग ऐशो आराम से रहने लगेंगे। और अगर जब तक ये काम तुम नहीं करोगे तब तक इसी तरह से हम लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत बेकार ही कटेगी। जब इस तरह की बातें रूपा तपन से कहती है तो इसे सुन करके तपन को भी अच्छा लगने लगता है और फिर अपने छोटे भाई उत्तम को इस दुनिया को हटाने का एक षड्यंत्र बना लेता है। जैसे ही साल 2020 का नवंबर का महीना आता है, महामारी की बीमारी थोड़ी सी कम होती है और धीरे धीरे काम धंधा शुरू होने लगता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं और काम करना शुरू करते हैं। एक दिन तपन इसी षड्यंत्र के तहत अपने छोटे भाई उत्तम से कहता है कि मैंने अपने कंपनी में अपने मालिक से तुम्हारे लिए नौकरी के लिए बातचीत की है, जाकर तुम देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वह काम कर सकते हो। जैसे ही इस तरह की बातें तपन अपने छोटे भाई से उत्तम से कहता है तो उत्तम को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और फिर उसकी बात मान जाता है और उदयपुर के लिए रवाना हो जाता है। 16 नवंबर 2017 को अपने घर से उदयपुर के लिए जब जाता है, लेकिन जैसे ही उत्तम अपने घर से उदयपुर के लिए रवाना होता है, इसी षड्यंत्र के तहत रूपा तपन को 10 लाख रुपया देती है और फिर तपन उदयपुर में अपने दोस्त राकेश के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा भाई यहाँ से गया है उदयपुर के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दुनिया से हटा दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। जैसे ही यह बातें राकेश से कहता है और वह भी तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन राकेश इस काम को अकेले करने के लिए बहुत बार सोचता है और उसके बाद में वह कहता है कि मैं अकेले तो नहीं कर सकता और यह काम हम 2-3 लोगों को लेके करूँगा। इस काम को करने के लिए अपने 4 साथियों को भी शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है सुरेंद्र, दूसरे का नाम है संजय, तीसरे का नाम है अजय और चौथे का नाम है पुनीत। और इन चारों को बराबर बराबर पैसा देने का वादा करता है। कहता है कि एक दिन के काम के बदले में मैं तुम्हें बराबर बराबर सबको पैसा दूंगा और ये हमारा काम कर दो। तो वो लोग इस काम को करने के लिए तुरंत वो लोग रेडी हो जाते हैं। अब उत्तम को रिसीव करने के लिए ये लोग रेलवे स्टेशन जब जाते हैं तो ये पांचों फैसला कर लेते हैं कि उत्तम को रास्ते से ही इस दुनिया से हटा दिया जाएगा। लेकिन रेलवे स्टेशन से लेकर के उत्तम को जब लेकर चलना शुरू करते हैं, इन सबको रास्तों में कहीं पर मौका ही नहीं मिलता है और आखिरकार उत्तम को लेकर के अपने घर पे ये लोग पहुंच जाते हैं और फिर इस बात की जानकारी उत्तम के बड़े भाई तपन को देते हैं। जैसे ही तपन को खबर देते हैं कि मैं इसको कमरे पे लेके आया हूँ, तपन तुरंत फ्लाइट का टिकट बुक करता है और तपन भी उदयपुर पहुँच जाता है राकेश के घर पर। और फिर तपन के सामने राकेश के घर में उत्तम के शराब में नींद की गोली मिला करके दे देते हैं पीने के लिए। जैसे उत्तम शराब पीता है, नशे में चूर हो जाता है और काफ़ी नींद के आहोश में सो जाता है। उसके बाद में ये सब लोग मिल करके उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को एक गोनी में भर करके उदय सागर झील में ले जा करके उसी रात में फेंक देते हैं। और उसके बाद से तपन
वापस अपने घर आता है और इस बात की जानकारी उत्तम की पत्नी रूपा को देता है। जैसे ही रूपा को मालूम चलता है, रूपा खुशी के मारे एकदम झूम उठती है और तपन के गले तुरंत लग जाती है। उसके बाद में उन दोनों के बीच में तुरंत संबंध भी बन जाता है और तपन अपने घर के परिजनों से ये बता देता है कि उत्तम की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। डॉक्टर उसके डेड बॉडी को घर लाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने उत्तम की अंतिम संस्कार भी वहीं पर कर दिया। लेकिन जैसे ही 5 महीने का समय गुजरता है, 5 महीने के बाद एक दिन रूपा उत्तम की पॉलिसी का पैसा उठाने के लिए कंपनी पहुंचती है। तब उसको मालूम चलता है कि उसका पॉलिसी का पैसा उठाने के लिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन रूपा तपन से कहती है कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाओ, वो भी कोरोना के नाम पे। जैसे ही रूपा इस तरह की बातें तपन से कहती है, तपन फिर से राकेश के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। राकेश उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जहाँ तहाँ ऑफिसों में जाता है, लेकिन हर जगह कर्मचारी एक ही बात कहते हैं कि जिस व्यक्ति का तुम्हें मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है उसका कोई ना कोई आधार दिखाओ। लेकिन राकेश के पास उत्तम का कोई भी आधार नहीं मिलता है। इसलिए राकेश उत्तम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इस बात की खबरी को मालूम चल जाती है और तुरंत इस बात की सूचना पुलिस थाने में दे देते हैं। वाकई में दोस्तों, जब इतनी कहानी रूपा पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज में कितनी घिनौनी कृत्य की जा रही है। पुलिस उसी समय तुरंत रूपा और उसके 5 साथियों को लेकर के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय बात है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं और हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो ना हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।